बीएससी द्वितीय वर्ष वनस्पति विज्ञान पेपर थर्ड के अंतर्गत आज हम फॉसिल्स टाइप्स अर्थात जीवाश्मों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं फॉसिल्स पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाली अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह पर या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म जीव प्लस अश्म बराबर पत्थर कहते हैं। जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। इनके अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, जबकि पेलियोबोटनी के अंतर्गत या पुरा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत भूवैज्ञानिक अतीत के पादपों से संबंधित विज्ञान है। यह पादप जीवाश्म अथवा सेलों में सुरक्षित पादप अवशेषों पर आधारित है। जीवाश्म को अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फॉसिलस से हुई है, जिसका अर्थ खोदकर प्राप्त की गई वस्तु होता है। सामान्यतः जीवाश्म शब्द से अतीत काल के भूमिकीय युगों के उन जैव अवशेषों से तात्पर्य है जो भूपरपट्टी के अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। जीवाश्म भवन की प्रकृति के आधार पर जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं, उनको निम्न प्रकारों में बांटा गया है। फॉसिलाइजेशन अर्थात किसी जीव पादप का जो संपूर्ण अंग अथवा कुछ अंग के जीवाश्म के रूप में परिलक्षित होने की क्रिया फॉसिलाइजेशन या जीवाश्मीकरण कहलाती है, अथवा किसी जीव का जीवाश्म के रूप में बदलने की क्रिया फॉसिलाइजेशन कहलाती है। जीवाश्म निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है मुद्राश्म, दूसरा है संपीड जीवाश्म या कंप्रेशन, तीसरा प्रपटाश्म या इंक्रोटेशन, फोर्थ है पेट्रिफिकेशन या अश्वीभूताश्म, फिर है कोलबाल्स, 6 है मम्मीफाइड प्लांट्स या कंपेक्टेशन, 7वां है अंबर जीवाश्म, 8वां है सूडोफोसिल्स या कूट जीवाश्म, 9 है माइक्रोफोसिल्स या सूक्ष्म जीवाश्म एवं 10वां है जैव रसायन जीवाश्म। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमने इनको 10 भागों में बांट करके इनका अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम पहला आता है इम्प्रेशन या मुद्राश्म प्रकार का जीवाश्म। इसके अंतर्गत ऐसे जीवाश्म प्राय किसी पादप अंग की केवल छाप मात्र होते हैं अर्थात इम्प्रेशन होते हैं। इस प्रकार के जीवाश्म अवसादी चट्टानों पर संपूर्ण पौधों अथवा उनके किन्हीं अंगों या छाप के रूप में परिलक्षित होते हैं। इनमें कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाने से जीवाश्म में ये अनुपस्थित रहते हैं। इनके द्वारा आद्य वनस्पति और प्रिमिटिव प्लांट्स के विभिन्न अंगों की बाह्य आकृति एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पत्ती, तना, पुष्प आदि के सिर्फ बाह्य आकृति का अध्ययन ही कर सकते हैं। इनसे पत्तियों का सिर्फ विन्यास का ज्ञान आसानी से हो सकता है। जैसे हम इम्प्रेशन में देख रहे हैं, जैसे इसमें केवल जो प्लांट्स की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, बाह्य आकृति है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा जो प्रकार का है वो है कंप्रेशन प्रकार का, कंप्रेशन फॉसिल्स। इसको हिंदी में कहते हैं संपीड जीवाश्म। संपीड जीवाश्म मुद्राश्म के केवल कुछ अंश मात्र हैं, कुछ भाग ही है, अर्थात कंप्रेशन इज ओनली ए डिग्री ऑफ इम्प्रेशन। संपीड जीवाश्म पादप अंगों पर अत्यधिक दाब के कारण अत्यधिक चपटे हो जाते हैं। इसलिए ऐसे जीवाश्म प्राय एक कार्बनी फिल्म या कार्बोनियस फिल्म के रूप में होते हैं। ऐसे जीवाश्मों में आंतरिक संरचना संबंधी विस्तृतता नहीं दिखाई देती, अतः बाह्य संरचना का अध्ययन किसी अच्छी तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम कंप्रेशन में देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य संरचना का अध्ययन ही सरलता से किया जा सकता है। पीट है, लिग्नाइट है तथा कोल इनके प्रमुख जीवाश्म उदाहरण हैं जो वनस्पति के चपटे होने से बनते हैं। पौधों के अंगों अथवा टुकड़ों को जलाशयों के अम्लीय अथवा ठंडे जल में विघटन नहीं हो पाता है। अविघटित पौधे अंदर जमीन में दस्ते चले जाते हैं। ऊपरी भूमि की परतें लेयर ऑफ सेडिमेंट्स के लंबवत दबाव पड़ने का कालांतर में पौधों से पानी निकल जाने से ये पीट बनते हैं। पुनः दबाव से पीट लिग्नाइट में और अंत में भूरे तथा काले रंग काले कोल में परिवर्तन में हो जाते हैं। इस तरह
कोल जाइंट ट्री के दलदली जलाशयों में धंसने व चपटे होने से बने हैं। यह मुख्यतः कार्बोनिफेरस कुल की वनस्पति है। जो कंप्रेशन प्रकार की जो वनस्पति है वो कार्बोनिफेरस कुल की वनस्पति मानी गई है। तीसरा जो है वो है इंक्रूसेटेशन या प्रपटाटास्म या कास्ट प्रकार के। और इस प्रकार के जो जीवाश्म हैं ये सामान्यतः किस्म के जीवाश्म हैं। पौधों अथवा उनके अंग रेत में या कीचड़ में दब जाते हैं। कालांतर में कीचड़ के अंदर का पादा भाग सड़ जाता है एवं अंत में खोखली संरचना बन जाती है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे के समान है, अतः ये सांचे या कास्ट अथवा प्रपटाटास्म के नाम से जाने जाते हैं। इन जीवाश्मों द्वारा पादप अंगों की बाह्य संरचना अर्थात एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जा सकता है। लाइकोपोड जो स्टेम है कि कास्ट है, इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। नंबर 4 है अश्विभूताश्म अथवा पेट्रिफिकेशन। ये दुर्लभ प्रकार के जीवाश्म हैं जो कि ये दुर्लभ जीवाश्म है, ये सर्वोत्तम प्रकार के जीवाश्म माने गए हैं। इन जीवाश्मों में कार्बनिक उत्तक अकार्बनिक रूप या पत्थर के रूप में बदल जाता है। पेट्रिफिकेशन अर्थात इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू इनटू स्टोन, अर्थात कार्बनिक पदार्थों का पत्थरों में रूपांतरण। इन फॉसिल से प्राप्त जो पादप अंग की बाह्य व आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। इस अध्ययन की दृष्टि से ये सर्वोत्तम प्रकार के जीवाश्म हैं माने गए हैं। नेक्स्ट है कोलबॉल्स। ये अनियमित गेंद जैसे पेट्रीफाइड अश्विभूताश्म पादप अंग है। ये कोयले में पाए जाते हैं, अतः इनका नाम कोलबॉल्स पड़ा है। इनका व्यास कुछ मिमी से लेकर 1 मीटर तक होता है। ऐसे जीवाश्मों से पादप अंगों की बाह्य आकृति तथा आंतरिक संरचना दोनों का ही अध्ययन किया जा सकता है। अतः अध्ययन की दृष्टि से ये भी अच्छे जीवाश्म माने गए, यानी कि हम इनकी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंबर मम्मीफाइड प्लांट्स या मम्मीकृत पादप। कुछ पादप अंश जैसे चर्मिल पत्तियां व कठोर फल बीज मम्मीकृत रूप में परिरक्षित होते हैं। इन्हें सिलिका या सिलिकाकृत पादप भी कहते हैं। स्तंभ व फूलों की हूबहू प्राकृतिक संरचना अब आकृति पत्थर की बन जाती है। ऐसे अश्विभूताश्म को खनिजीकृत पादप कहते हैं। इन जीवाश्मों से पादप अंग की बाह्य व आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंबर। शंकुधारी या कोनिफरस अथवा जिम्नोस्पर्म का रेजिन अंबर कहलाता है, अर्थात पास्ट कोनिफरस में पाए जाने वाला रेजिन वृक्षों से रिसकर वनों की भूमि में संचयित होकर दब गया था। इसमें फॉसिलाइजेशन के साथ साथ कई रासायनिक परिवर्तन हुए एवं उस समय पाए जाने वाले अनेक सूक्ष्म जीव जंतु भी प्रिजर्व हो गए। यह परिरक्षित रेजिन ही अंबर कहलाता है। ये अपने रंगों की विभिन्नता एवं खूबसूरती के कारण सेमिपरस जवाहरात के अंतर्गत माने जाते हैं। ये टर्सरी काल के फॉसिल महत्वपूर्ण है क्योंकि अंबर फॉसिल के अंदर पुष्पांगों कवक बीजाणु कीटों तथा तितलियों के पंखों में भी फॉसिल पाए जाते हैं तितलियों के पंखों के भी फॉसिल पाए जाते हैं। अर्थात यह फॉसिल के अंदर फॉसिल का अद्भुत उदाहरण या अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट है कूट जीवाश्म या सूडोफॉसिल्स। कूट जीवाश्म या सूडोफॉसिल्स ये वास्तव में जीवाश्म नहीं होते हैं। वह चट्टान जो पादप या प्राणी जैसी नजर आती है, अर्थात जिनमें जीवाश्म होने का भ्रम होता है, दैट इज सूडोफॉसिल्स। नकली या आभासी कूट जीवाश्म कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है माइक्रोफॉसिल्स, सूक्ष्म फॉसिल्स। अर्थात जैसे कुछ जो क्लासेज हैं, जैसे बेसिलियोफाइसी के जो डायोमाइट्स नामक जो चट्टान है उसमें डायटम्स नामक एक कोशिकीय शैवाल के समूह द्वारा मृदा अवसादों में अवक्षेपण से कालांतर में प्राप्त हुई है। डायटम के मरने पर उनकी अत्यधिक प्रतिरोधी सिलिकावृत सुरक्षा कवचों समुद्री तली में इकट्ठी हो जाती हैं तथा संपीड़ित समेकित होकर सफ़ेद
भार में हल्की डायनोमाइट मानकर अवसादी चट्टान बनाती है, जिससे जीवों के फॉसिल्स परिरक्षित पाए जाते हैं। इन चट्टानों को डायोमेसियम मृदा किसलेगर भी कहते हैं। इस तरह इसमें फॉसिल कवच के अंदर दूसरे फॉसिल्स पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 10th है बायोकेमिकल फॉसिल्स, यानी कि जैव रासायनिक जीवाश्म। जीवाश्मों से प्राप्त आद्य जीव रसायनों को जीव रसायन जीवाश्म कहते हैं। ये चट्टानों अथवा जीवाश्म से प्राप्त होती है। निकोलसन ने सर्वप्रथम लिग्निन मास्को के निकट प्लेस्टोसीन झील से लेकुस्ट्रीन मड से कैरोटीनॉइड प्राप्त किए थे। निकोलसन एंड ब्राउन 1981 ने क्लोरोफिल, एरोमेटिक एसिड एंड स्टेरॉइड तथा शाखित हाइड्रोकार्बन सिनोजुई की पत्तियों से अलग करने में सफलता प्राप्त की थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फॉसिल्स हैं, जो जीवाश्म हैं, वो कई प्रकार के पाए जाते हैं और ये जीवाश्म सूक्ष्म जीवाश्म हैं, जो बायोकेमिकल जीवाश्म हैं, इनको अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से जीवाश्मी भवन के आधार पर जो फॉसिल्स हैं वो 10 भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन करते हैं। इस प्रकार भारत में भी जीवाश्म के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कई प्रमाण मिले हैं। कार्बोनिफेरस युग में भारत के विशाल क्षेत्र हिम पर्वतों से ढके थे। दक्षिण भारत का अधिकांश भाग, मध्य भारत और अरावली पर्वत प्रदेश संभवतः हिमाच्छादित थे। यह गोंडवाना प्रदेश कहलाता है। गोंडवाना वनस्पति के 4 संगठक तालचीर ऊर्ध्व कार्बोनिफेरस, दामोदर रानीगंज पर्मियन, महादेव जबलपुर कोटा राजमहल मलेरी पचमढ़ी आदि ट्राइसिक और जुरेसिक तथा उमिया क्रेटेशियन काल के थे। तालचीर में गैंगामटोरिस और ग्लप्टरिस के लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर व कुछ अन्य वनस्पतियों के मेगा फॉसिल्स मिले हैं। मध्य प्रदेश में कटनी के पास जीव जंतुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। दामोदर कोयला संस्तर में भी महत्वपूर्ण वनस्पतियों की जीवाश्म खोज हुई है। इसी तरह बाराबार कोयला युक्त संगठन से टेडोस्पर्म, कॉर्डेटाइल्स व साइकेडोइल्स मिले हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र से ग्लोप्टेरिस सबसे अधिक पाया जाता है। नवीन वनस्पति टेडोफाइटा कोनिफर्स, साइकेड्स, गिंगोएल्स, पेंटाजाइल्स राजमहल तथा कोटा संस्तरों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार अनेक बहुमूल्य पादप जीवाश्म उड़ीसा के कटक, आंध्र प्रदेश के गोदावरी व गुंटूर व मध्य प्रदेश के चिंगलपुर, रामनाथपुर आदि जिलों में प्राप्त हुए हैं। जबलपुर व कोटा के संगठक राजमहल से नूतन माने जाते हैं। कच्छ प्रदेश की उमिया संगठक गोंडवाना वनस्पति का सबसे ऊपरी भाग है, जो गोंडवाना भूमि के क्रिटेशियन काल के मध्य में विघटित होने की कहानी कहता है। तत्पश्चात गोंडवाना टूटकर अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। इसी के साथ साइकेडियोडोट्स नष्ट हो गए और एंजियोस्पर्म की अधिकता होती चली गई। उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण वनस्पति में संभवतः कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इस प्रकार से